वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंटिन्यू था, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। नाउ आज की वीडियो में हम आगे फर्दर जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लें ताकि आपको बाकी लेक्चर ईजिली समझ आ जाए। और जिन स्टूडेंट ने वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना लिए हैं, अब वो यहीं से अपने कंटिन्यू आगे नोट्स को करेंगे, सही है। सो आज की इस वीडियो में हम अपने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे। ये हमारा वही चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है, सही। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट सबसे पहले ऑर्गेनल की, जो कि है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER कहते हैं। E स्टैंड फॉर इंडोप्लाज्मिक एंड R स्टैंड फॉर रेटिकुलम। अब इस नाम का मतलब क्या है? इंडो का मतलब होता है स्टूडेंट इनसाइड, ठीक है। इंडो का मतलब होता है इनसाइड। प्लाज्मा फॉर्म सबस्टेंस है ये, इसलिए हम इसे प्लाज्मिक कह रहे हैं, यानी प्लाज्मा से बना हुआ सबस्टेंस है। रेटिकुलम का मतलब होता है स्टूडेंट नेटवर्क। सो नेटवर्क नुमा प्लाज्मा से बना हुआ एक इनसाइड दिस सेल, इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर है, जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सही। अब इसके अगर स्ट्रक्चर को समझे मजीद, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूबुलेंस एंड फ्लैटेड सैक एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवेलप टू द सेल मेम्ब्रेन। अब इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ये फ्लैट सैक नुमा है, ठीक है। फ्लैटेड है, मेम्ब्रेन्स ट्यूबुलेंस का बना हुआ है, मेम्ब्रेन की इसकी ट्यूब से स्टूडेंट ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, और इसमें न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो एक्सटेंड हुए हुए, सही। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो लिखा है सिंथेसाइज, फ्लोट, मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है स्टूडेंट कि वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, और साथ ही इनको ट्रांसपोर्ट भी कराता है, मॉडिफाई भी कराता है और फ्लोट भी करवाता है, सही। अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन कौन बना रहा है और लिपिड कौन बना रहा है, ठीक है। बहरहाल ये बनाना काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सही। अगर हम इसकी कंपोजिशन को समझे स्टूडेंट, से लिखा है मेड ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर इमिडेड विद प्रोटीन। सो फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है जिसमें प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन मोस्टली जो बना रहे होते हैं उनमें प्रोटीन की कंपोजिशन कहीं ना कहीं होती है, प्रोटीन होता है, देन वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाता है, ठीक है। सो हम इसके टाइप्स को देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर लिपिड को बनाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, सही। सो हमारे पास इसके टाइप में सबसे पहली टाइप जो है दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ऐसे सरफेस जो रफ हो, ठीक है। RER इसको स्टैंड फॉर करते हैं हम RER से। R स्टैंड फॉर रफ, E स्टैंड फॉर इंडोप्लाज्मिक एंड अगेन R स्टैंड फॉर रेटिकुलम। सो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिचुएटेड होता है विद राइबोसोम्स, यानी इनके पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। सो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा रेटिकुलम है जिसकी सरफेस में राइबोसोम्स होते हैं। सो राइबोसोम्स की मौजूदगी ही इनकी सरफेस को रफ बना रही होती है। सो अगर राइबोसोम्स इनके सरफेस में ना होते तो ये रफ ना होता, ठीक है। आगे लिखा है इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड क्वालिटी कंट्रोल। सो इसका काम होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, चूंकि यहाँ पर राइबोसोम्स है। सो राइबोसोम्स इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, सही। सो राइबोसोम्स की मदद से ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और साथ ही प्रोटीन की क्वालिटी को भी कंट्रोल चेक कर रहे होते हैं, सही। आगे लिखा है सेकंड टाइप दैट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ मतलब लैक ऑफ राइबोसोम्स, शॉर्ट फॉर्म में इसकी SER। S स्टैंड फॉर स्मूथ एंड E एंड R स्टैंड फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स की कमी हो, लैक ऑफ राइबोसोम्स हो, इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसाइज। अब चूंकि यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो नहीं है, सो प्रोटीन नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पे लिपिड बनेगा, बायोमोलिक्यूल लिपिड सिंथेसाइज करेगा कौन? SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये ना सिर्फ लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं और साथ ही कैल्शियम को स्टोर भी करते हैं। सो द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन
मटेरियल एंड सबस्टेंस, ये वर्क होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। सही। सो ये हमारे पास कंप्लीट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंडो का मतलब स्टूडेंट इनसाइड दिस सेल, इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिक यानी ये प्लाज्मा फॉर्म सब्सटेंस है और रेटिकुलम एक नेटवर्क है। सो ये ऐसा नेटवर्क है जो इंटरलिंक है, जो लिपिड को और प्रोटीन को सिंथेसाइज कराएगा, उनको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, मॉडिफाई करवाएगा, ठीक है, डिटॉक्सिफाइड करवाएगा, साथ ही कैल्शियम भी स्टोर हो रहा है। सो डिफरेंट तरीके से वर्क परफॉर्म कर रहा है। सही है। अब हर ऑर्गेनल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है, जैसे आपने डिस्कस किया अभी कि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है। सो राइबोसोम्स है खुद क्या, इसको हम इंडिविजुअल समझते हैं। सो अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, सो राइबोसोम्स एक स्टूडेंट सेल ऑर्गेनल है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनल है जो कंपोज्ड हुआ है दो सब यूनिट से। सही है। सो यहाँ पर दो सब यूनिट है ना, ये दो सब यूनिट मिलकर ही फंक्शन परफॉर्म करेगी राइबोसोम्स का। सही। राइबोसोम्स इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है। आगे लिखा है स्टूडेंट, इसके जो सब यूनिट है, एक लार्ज होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि ये हमारे पास है राइबोसोम्स, राइट। सो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, ये लार्ज यूनिट है, दैट इज स्मॉल यूनिट। सो जब ये टुगेदर अटैच्ड होंगे देन ये वर्क परफॉर्म करेंगे राइबोसोम्स का। सही। कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हो गया, कैसा है, किस तरीके का है, किस चीज से बना है, मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए। सो राइबोसोमल आरएनए और साथ ही प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बनते हैं। सो इसका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना है, प्रोटीन फैक्ट्री है। सो ये भी आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ही बना होता है। सही है स्टूडेंट। ना उसके फंक्शन की तरफ आते हैं, लिखा है सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है किस तरीके से, बाय ट्रांसलेटिंग मैसेंजर यानी आरआरएनए जो हमारे पास एमआरएनए है। अगर हम आरएनए की टाइप को देखें, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसपोर्टर आरएनए। ठीक है। सो हमारे पास जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, इसके जरिए इमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस है उसको मैसेज फराहम करके प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है। सो राइबोसोम्स के पास डिफरेंट मैसेंजर है आरएनए के। ठीक है। ये खुद एक तो राइबोसोमल आरएनए से मिलके बना है, उसके बाद इसके पास मैसेंजर है, ट्रांसलेटिंग मैसेंजर है एमआरएनए। सो उनके जरिए ये मैसेज फराहम करता है सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड को, फिर प्रोटीन बनता है। क्योंकि इमाइनो एसिड हमारे पास मोनोमर है किसका, प्रोटीन का। सो प्रोटीन बनाने के लिए हमें अल्टीमेट इमाइनो एसिड की जरूरत पड़ेगी। सो इमाइनो एसिड बॉन्ड करेंगे, लिंकेज बनाएंगे पेप्टाइड लिंकेज के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, दैट प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। सो पूरा अमल होता है किसकी हेल्प से, राइबोसोम्स की मदद से। और राइबोसोम्स बाय द हेल्प ऑफ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको देखते हैं। अच्छा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का की पॉइंट डिस्कस नहीं किया, पहले इसको कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के की पॉइंट की, वैसे तो हमने इसका फंक्शन समझा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्रोटीन को बनाना, लिपिड को बनाना है, जिसमें से प्रोटीन बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स मौजूद हैं। अब राइबोसोम्स है क्या, राइबोसोम्स वो चीज है, वो ऑर्गेनल है जो प्रोटीन को बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, राइबोसोम्स फ्री भी मूव करते हैं, फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे, ये सिंगुलर अकेले भी होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और इसके अलावा ये अटैच्ड होते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। बट इनका फंक्शन वही रहेगा चाहे ये कहीं पर भी हो। सही। सो अगर हम देखें इनके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को, सो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल सेल के अंदर भी होता है। रोल इन सेल किस तरीके से, क्रिटिकल फॉर द सेल्युलर मेटाबॉलिज्म एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द सेल न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सो स्टूडेंट, जब हमें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के दरमियान चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाना हो, सो उसमें हमारे पास एक मीडियम का, एक नेटवर्क का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिक्यूलम। ठीक है, सो ये आप अपने की पॉइंट में लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और इसे याद रखिएगा कि ये भी इसके फंक्शन में ही आता है कि ये एक मीडियम बना हुआ एक नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक चीजों को ट्रांसपोर्ट भी करवाता है। सही। सो अगर हम राइबोसोम्स की पॉइंट को देखें, सो वेरी फर्स्ट फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, प्रोकैरियोट सेल में भी होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल यूकैरियोट सेल क्या है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है ये भी समझेंगे। सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों सेल में, यानी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों सेल में राइबोसोम्स मौजूद होता है। कैन बी फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, या तो ये फ्री फ्लोट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म में, और या फिर अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हो जाएंगे तो वो रफ बन जाएगा, यानी उसकी जो सरफेस है वो रफ हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लिखा है एसेंशियल फॉर प्रोटीन प्रोड्यूस इन ऑल लिविंग सेल। क्योंकि राइबोसोम्स का काम प्रोटीन को बनाना है, सो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है किसी भी लिविंग सेल के लिए प्रोटीन को प्रोवाइड करने में। प्रोटीन को बनाएगा तो फिर सेल को प्रोवाइड करेगा, राइट। सो ये हमारे पास दो ऑर्गेनल थी जो इंटरलिंक थी, हमने आपस में डिस्कस किया इसको। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसमें हमारे पास दो टाइप आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, एक रफ और एक स्मूथ। ठीक है, रफ का काम होता है प्रोटीन को बनाना, स्मूथ का काम होता है लिपिड को बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के इसके प्रोटीन और लिपिड के बनाने के अलावा ये ट्रांसपोर्ट मीडियम का भी काम करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। इसके साथ ही चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि अदर सेल ऑर्गेनल है, सो हमने उसको भी डिस्कस किया कि उसका फंक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सही है, सो ये कंप्लीट होती है हमारे पास दो ऑर्गेनल। अब हम फर्दर ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं अपने अनदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को, जो कि है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस तरीके का ऑर्गेनल है इसको समझते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द गोल्जी एपरेटस और द गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टूडेंट हम गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं और गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ये सारे नाम एक ही हैं। अच्छा, इस ऑर्गेनल के नाम को रखा था एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, सो उन साइंटिस्ट का नाम था कैमलियो गोल्जी। सो कैमलियो गोल्जी ने वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को, सो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही रखा था। ठीक है, अब गोल्जी तो उनका नाम है, बट आगे कॉम्प्लेक्स इसलिए रखा गया क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये एक हमारे पास ऑर्गेनल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का है। इसे हम गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं और गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, आपको जो है ना वो एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। सो इसको पोस्ट ऑफिस क्यों कहा जाता है, इसलिए कि इसका फंक्शन कुछ ऐसा है जिस वजह कर इसको हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं। जैसे राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इस तरीके से स्टूडेंट हम जो हमारे पास गोल्जी बॉडी है उसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग। सो बात करते हैं इसके बारे में मजीद। लिखा है इज अ वाइटल ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड फॉर सिक्रीशन और यूज विद इन द सेल। सो अब बेसिकली हमारे पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, गोल्जी बॉडी है, वो इंटरलिंक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। किस तरीके से, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम होता है प्रोटीन और लिपिड को बनाना। ना जब प्रोटीन और लिपिड बनेगा, सो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होगा, सो उसकी पैकिंग से लेकर उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करेगा गोल्जी बॉडी। इस वजह कर हम इसे पोस्ट ऑफिस कह रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस होता है जिसमें पोस्टमैन होता है जो आपके लेटर्स को, आपकी चीजों को पहुंचाता है, इस तरीके से जब हमारे पास प्रोटीन या लिपिड सिंथेसाइज होगा, सो उसकी पैकिंग करने के बाद, उसको मॉडिफाई करने के बाद ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा, ट्रांसफर कराया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सही। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर स्टूडेंट कैसा होता है, फ्लैटेड मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, जैसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब इसमें कुछ फेजेस होते हैं, एक हमारे पास होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। ठीक है, सो सिस फेज हम किसे कहते हैं, जो रिसीव करता है, रिसीविंग साइड जो होता है, जो गोल्जी बॉडी यानी कि जो रिसीव कर रही होती है
लिपिड को किससे फेसिंग कर रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब दूसरा फेस किस साइड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड होगा, जिसे हम शिपिंग फेस कहते हैं। इसके अलावा एक और रीजन होता है मिडल रीजन, द मिडल पार्ट बिटवीन द सिक एंड ट्रांस फेस। सो इन दोनों फेसेस के दरमियान का जो रास्ता होता है, जो रीजन होता है, उसे हम मिडल रीजन कहते हैं। सही है। सो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। फेस याद रखिएगा, एक सिक फेस है जो कि रिसीव करेगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन या लिपिड को, और एक ट्रांस फेस है जो कि शिपिंग करवाएगा, ट्रांसफर करवाएगा, ठीक है, जिसका फेस किसकी तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। सही। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फंक्शन की बात करें, सो वैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि इसका फंक्शन है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करना, सॉर्टिंग करना, पैकिंग करना और सिक्रीशन करना। सही। तो ये इसका होता है फंक्शन। अगर हम कंपोजिशन को समझें कि गोल्जी बॉडी किस चीज से बना होता है, तो ये कंपोज्ड होता है लिपिड बाइलेयर से विद इंसर्टेड प्रोटीन। सो लिपिड से बना हुआ होता है और साथ ही यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। वेरियस एंजाइम दैट असिस्ट इन मॉडिफाइंग प्रोटीन एंड लिपिड। इसके साथ ही इसकी कंपोजिशन में ना सिर्फ लिपिड प्रोटीन बल्कि कुछ वेरियस एंजाइम भी होते हैं। अब ये एंजाइम मॉडिफाइंग कराने में प्रोटीन को हेल्प करते हैं, असिस्ट करने के किस तरह मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। सो इसकी कंपोजिशन में लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कुछ वेरियस एंजाइम है। सही। अब अगर हम इनके की पॉइंट की बात करें, सो वेरी फर्स्ट, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्युलर ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, ensuring that molecules are correctly modified and sorted and sent to the destination। यानी कि इसका जो की पॉइंट है, इसका जो मेन जो हमारे पास वर्क है वो ये है गोल्जी बॉडी का, कि ना सिर्फ ये जो है ना वो लिपिड को, प्रोटीन को क्या कर रहा होता है, मॉडिफाई करता है, बल्कि इसका ये काम होता है कि ये इंश्योर करे कि ये लिपिड को, प्रोटीन को पैकिंग करने के बाद उसकी सही जगह पर पहुंचा दे जहां पर नीड है, ठीक है। सो ये मीडियम का काम कर रहे हैं, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, ठीक है। ये सेल का पोस्ट ऑफिस है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स दे आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल इन यूकेरियोटिक सेल। अब लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है जो कि यूकेरियोटिक सेल में होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझे तो ये सिंगल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। लिपिड मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड भी होते हैं और डबल भी होते हैं। सो लाइसोसोम्स इज अ सिंगल लिपिड बाउंडेड, ठीक है। सो ये याद रखिएगा आप कि ये सिंगल लिपिड बाइलेयर का जो वो स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ ही कंटेन करता है वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम को। लाइसोसोम अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। सो इसके स्ट्रक्चर में ना सिर्फ लिपिड बल्कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, जैसे कि सच एज प्रोटेस, लाइपेस, न्यूक्लियस एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें स्टूडेंट्स, ये कंपोज्ड होता है ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड वेरियस एंजाइम। कुछ वेरियस एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लिपिड बाइलेयर का, जिसकी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, जो लाइसोसोम्स को कंपोज कर रही होती है। ना उसके फंक्शन को देखते हैं कि यहाँ पर एंजाइम किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं। सो वेरी फर्स्ट इसका काम होता है डाइजेशन करना, रिसाइकलिंग करना, ऑटोफेगी और साथ ही डिफेंस। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। देखो, डाइजेशन का काम सेल्यूलर ऑर्गेनल किस तरह करेगा। सो हमारा जो ऑर्गेनल है लाइसोसोम, सो लाइसोसोम सेल के अंदर ही कुछ डाइजेशन का जो अमल होता है, यानी सेल को, डेड सेल का निकालना, खत्म करना उसको, ठीक है। तो ये पूरा काम कर रहा होता है लाइसोसोम। सो डाइजेशन के साथ बार से यानी ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट, ब्रेक डाउन करना सेल्यूलर कंपोनेंट को, इसको हम कहेंगे लाइसोसोम डाइजेशन, जो कि मुख्तलिफ एंजाइम की हेल्प से लाइसोसोम्स कर रहा होता है। इसके अलावा रिसाइकलिंग, यानी अगर कुछ सेल डेड हो जाएं तो उनको रिसाइकिल किस तरह करना है, सेल्यूलर कंपोनेंट को रिसाइकिल कैसे करना है, तो ये काम भी होता है लाइसोसोम का। इसके अलावा डिफेंस, यानी कि लड़ना, किससे, जितने भी पैथोजेन बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ लड़ना, अपने सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, ये काम भी लाइसोसोम का है। की पॉइंट अगर हम इसका समझें, लिखा है लाइसोसोम एसेंशियल फॉर सेल्यूलर वेस्ट मैनेजमेंट। सो बेसिकली सेल्यूलर वेस्ट को मैनेज करना, रिसाइकिल करना एंड डिफेंस करना काम होता है हमारे पास किसका, लाइसोसोम का। इसके साथ
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस है, ट्रांसफर करता है हमारे प्रोटीन्स को, लिपिड को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मजीद सेल ऑर्गेनल्स थे, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरीके से फर्दर जो बाकी ऑर्गेनल हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर सेल्यूलर ऑर्गेनल्स को, जिसमें हमारे पास है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम में एक सेल ऑर्गेनल होता है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। अब ये एक स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझें तो ये सिंगल लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, जो कि कंटेन करता है एंजाइम को और अदर प्रोटीन्स को। सो एंजाइम जब भी किसी ऑर्गेनल में होंगे तो वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, ठीक है। फंक्शन के लिहाज से ही एंजाइम मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर तरीके के एंजाइम होंगे, जिस तरीके का उनका फंक्शन होगा उसी लिहाज से एंजाइम मौजूद होंगे, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट अगर इसकी कंपोजिशन को समझें, सो एंजाइम लाइक, अब किस तरीके के एंजाइम है, कैटालेज, ऑक्सीडेज एंड वेरियस मेम्ब्रेन, ठीक है। वेरियस मेम्ब्रेस एंजाइम, इसके साथ ही कैटालेज, ऑक्सीडेज, इस तरीके के एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी ये ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करके डिटॉक्सिफिकेट करते हैं, इसलिए इनका नाम पेरोक्सिसोम होता है, ठीक है। सो हमारे पास जो पेरोक्साइड है यानी H2O2, ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक गैस है। सो इसको निकालने के लिए, इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए पेरोक्सिसोम जो ऑर्गेनल है वो वर्क परफॉर्म कर रही होती है। किस तरीके से, पेरोक्सिसोम इसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू वाटर H2O और ऑक्सीजन में यानी O2 में, यूजिंग द एंजाइम कैटालेज। सो कैटालेज एंजाइम को इस्तेमाल करके H2O को हमारे पास H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पेरोक्सिसोम एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए ब्रेक डाउन करती है। सो जब ब्रेक डाउन होगा तो वो टूटेगा, स्प्लिट होगा इनटू H2O और ऑक्सीजन में। सो वाटर मॉलिक्यूल चूंकि एक नॉन टॉक्सिक है और साथ ही ऑक्सीजन जो कि एसेंशियल है लाइफ के लिए, सो ये दोनों जब इस तरीके से टूट जाते हैं तो पेरोक्साइड जो है फिर वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं होता, उसकी प्रेजेंस ही नहीं रहती, वो तो टूट चुका होता है। सो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल करता है पेरोक्सिसोम, वो कैटालेज एंजाइम होता है, सही है। इसके अलावा इसका फंक्शन ये भी है कि ये इन्वॉल्व होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड को मेटाबॉलिजाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के लिए, और साथ ही सिंथेसाइज करता है प्लाज्मालोजन को। प्लाज्मालोजन क्या है, प्लाज्मालोजन बेसिकली इंपॉर्टेंट नॉर्मल फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है ब्रेन के और हार्ट के, यानी हार्ट और ब्रेन को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ये जो हमारे पास प्लाज्मोजन होता है वो प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है पेरोक्सिसोम, सही है स्टूडेंट। सो ये हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनल थी जो ना सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेन और हार्ट के फंक्शन के लिए प्लाज्मोजन को भी बना रहा होता है, सही है स्टूडेंट। बनाता किस तरीके से और तोड़ता किस तरीके से, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेरियस एंजाइम एंड प्रोटीन, सही। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑर्गेनल है दैट इज सोम। ये किस तरीके का ऑर्गेनल है, ग्लाइकोक्सिसोम बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम है। सो पेरोक्सिसोम ही हमारे पास एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोसोम है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट सेल में होगा। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल पाया जाता है लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में, जो कि कंटेन करता है वेरियस स्पेसिफिक एंजाइम को, जिस तरीके से ग्लाइकोलेट है। सो बेसिकली इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसी लिहाज से एंजाइम मौजूद है, साथ ही अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा होता है, ठीक है। सो अगर हम इसका फंक्शन देखें तो ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, साथ ही अच्छा किस तरह कन्वर्ट करेगा, बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलेट एंजाइम के थ्रू, साइकिल के थ्रू, जो कि एसेंशियल है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सो सीड जर्मिनेट जब होती है उस दौरान ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, जो कि ये ऑर्गेनल परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही ये वर्क करता है विथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मेटाबॉलिक
इंटरमीडिएट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सो जर्मिनेशन के दौरान जो एनर्जी और इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती है, सो ये जो हमारे पास ऑर्गेनल है प्लांट के अंदर, वही बाकी दूसरी ऑर्गेनल के साथ इंटरलिंक करके वो उस एनर्जी को, उस मीडियम को फराहम कर रहा होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ सीड जर्मिनेशन। सो सीड जर्मिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लाइकोसोम, ठीक है, जो कि स्पेशल टाइप है पेरोक्सीसोम की। नाउ इनकी कंपोजिशन किस तरह होती है स्टूडेंट? ये बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं एंजाइम से, लिपिड से और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। सो प्रोटीन, लिपिड, चूंकि यहाँ पे फैटी एसिड की सूरत में होता है, जो कि ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। इसके अलावा एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि इस प्रोसीजर में हेल्प कर रहे होते हैं। सो इन्हीं चीजों से ये मिलके बनता है और इन्हीं चीजों में अपना रोल प्ले करता है, सही। इन समरी, इन अ नट शेल अगर हम समझे, तो बेसिकली जो हमारे पास ग्लाइकोक्सिसोम है ये इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्टिंग स्टोर्ड, ये कन्वर्ट भी करता है साथ ही स्टोर भी करता है किसको स्टूडेंट? शुगर को इन प्लांट सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन के दौरान, सीड जर्मिनेशन के दौरान जिस शुगर्स की, जिस फैट्स की हमें जरूरत होती है उसको स्टोर करना, कन्वर्ट करना काम होता है इस ऑर्गेनल का, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम और सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल स्ट्रक्चर का होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक एंजाइम से मिलके बना होता है, ठीक है। सो ये दोनों ऑर्गेनल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, जो कि मुख्तलिफ रोल प्ले कर रही होती है। अगर प्लांट में बात करें तो हमारे पास ग्लाइकोसोम होता है, और अगर एनिमल्स की बॉडी की बात करें यानी यूकैरियोटिक सेल के लिए, तो उसमें पेरोक्सीसोम होते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं और इम्पोर्टेंट एसेंशियल मटेरियल बना रहे होते हैं डिफरेंट बायो ऑर्गेनिक्स के लिए, ठीक है। सो बायोसिंथेसाइज, अच्छा इस प्रोसीजर को हम बायोसिंथेसाइज कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्लाज्मोलोजिन का बनना हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए, चूंकि हार्ट और ब्रेन एक ऑर्गन है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, ठीक है। सो उसको सिंथेसाइज करना भी इसका नाम है, इस प्रोसेस को हम बायोसिंथेसाइज कहते हैं, सही है। सो ये कंप्लीट ऑर्गेनल थी हमारे पास पेरोक्सीसोम और ग्लाइकोसोम। अब हम फर्दर ऑर्गेनल को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी मजीद 3 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, द सेकंड वन इज न्यूक्लियस एंड द लास्ट वन इज वैक्यूल। सो इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। सो हमारे पास ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्यों? ये हमें इसके फंक्शन को पढ़ने के बाद पता चलेगा। नाउ अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, सो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जिसमें से आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, ये कंटेन करती है मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिसमें इनके अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंजाइम और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आरएनए और साथ ही एंजाइम, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो इनको इनके फंक्शन में काफी हेल्प करते हैं। अगर हम कंपोजिशन को समझें तो ये कंपोज होते हैं प्रोटीन से, लिपिड से, और लिपिड में मेनली हमारे पास जो क्लास होती है वो फोस्फोलिपिड की होती है। सो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जिसमें से एक इनर होती है और एक आउटर होती है। अगर हम आउटर की बात करें स्टूडेंट, तो वो हमारे पास आउटर किस तरीके की होती है? आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर में मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर इसके अपने डीएनए, राइबोसोम्स और कुछ एंजाइम्स होते हैं, सही है। कंपोजिशन में प्रोटीन है, लिपिड है, और लिपिड की कौन सी क्लास है? फोस्फोलिपिड। फंक्शन को अगर हम समझें तो दे आर द प्राइमरी साइट्स फॉर एटीपी एनर्जी, यानी ये प्राइमरी साइट्स होती है एटीपी एनर्जी की, इस वजह कर हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके साथ ही ये प्रोडक्शन करती है थ्रू ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन जो प्रोसेस है वो 3 तरीके का होता है। एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एटीपी को बनाना, और एक हमारे पास होता है फोटोफोस्फोराइलेशन, यानी सनलाइट की हेल्प से बनाना, सही है। सो वो मीडियम जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाए, यानी वो ऑक्सीडेटिव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे आल्सो प्ले रोल इंपॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म, एप्टोसिस एंड सेल्यूलर सिग्नलिंग, यानी सेल्यूलर सिग्नल फराहम करना और मेटाबॉलिज्म,
माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। जो हमारे पास दूसरी ऑर्गेनल है दैट इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इट इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक सेल। इट आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होती है स्टूडेंट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट हैज डबल मेम्ब्रेन, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप नुमा इनका मेम्ब्रेन होता है जो कंटेन करता है न्यूक्लियर पोर्स को, न्यूक्लियर सुराख को कंटेन करता है। इनसाइड देयर इज क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं जैसे डीएनए और साथ ही कुछ प्रोटीन एसोसिएट होते हैं उसके न्यूक्लियोलोस में, सही है। इसके न्यूक्लियर पोर्स में, इसके न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं जिसमें डीएनए और कुछ प्रोटीन एसोसिएट होते हैं, सही। इनकी कंपोजिशन होती है कि इनके पास न्यूक्लियर डीएनए, हिस्टोन, प्रोटॉन, साथ ही आरएनए और स्टूडेंट कुछ न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन मौजूद होते हैं, सही है। जो कंपोजिशन है न्यूक्लियस की वो कैसी होती है स्टूडेंट, न्यूक्लियोप्लाज्मिक, यहाँ पर कुछ प्रोटीन है, आरएनए और डीएनए मौजूद होते हैं, सही है। नाउ अगर हम इस न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, ये कंट्रोल करता है सेल्यूलर एक्टिविटी को, यानी सेल की पूरी एक्टिविटी कंट्रोल करने का काम होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस सेंट्रल में मौजूद होते हैं और ये पूरी सेल्यूलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है स्टूडेंट कि ये जो जीन है उसको रेगुलेट करवाते हैं बाय द रेगुलेटिंग जीन। कंट्रोलिंग एक्टिविटी भी रेगुलेटिंग ऑफ जीन को करा के होती है। नाउ इट इज द साइट ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए सिंथेसाइज करना और डीएनए की रेप्लिकेशन करना, ये काम भी हमारे पास न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी ऑर्गेनल है। अगर हम थर्ड वाली की बात करें यानी वैक्यूल्स की, स्टूडेंट इट इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट एंड फंगल सेल। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो मोस्टली प्लांट सेल में पाई जाती है, फंगल सेल में पाई जाती है और सम टाइम ये एनिमल सेल में भी पाई जाती है, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर को समझे तो ये सराउंडेड होती है बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सराउंड होती है सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल के अंदर ये लार्ज साइज में होती है जो सेंटर में होती है, ठीक है, जबकि एनिमल सेल में स्टूडेंट ये स्मॉल साइज की होती है और बहुत ही न्यूमरस होती है, कम होती है। इसकी कंपोजिशन होती है कि ये बनी होती है स्टूडेंट सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन ऑफ वाटर से, जिसमें कुछ आयन होते हैं, शुगर्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और समटाइम कुछ पिगमेंट्स और टॉक्सिन भी होते हैं। वैक्यूल के अंदर स्टूडेंट इनकी जो कंपोजिशन है ये सॉल्यूशन से बनी होती है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर से, जिसके अंदर आयन है स्टूडेंट, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वाटर के आयंस के अलावा शुगर्स हैं, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन है और कुछ पिगमेंट्स भी हैं और साथ ही कुछ टॉक्सिन भी होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके फंक्शन को समझे स्टूडेंट थोड़ा सा, ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, यानी ग़िज़ाइयत को संभालते हैं। प्लांट का सेल के अंदर जितनी न्यूट्रिएंट्स है वो उनके वैक्यूल में ही होती है, सही है। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी इसके साथ ही हेल्प करते हैं मेंटेन द ट्रिगर प्रेशर को, यानी प्लांट के सेल के ऊपर जब कोई प्रेशर पड़ता है, कोई जोर दबाव पड़ता है, तो उसको भी मेंटेन करने का काम है वैक्यूल का। क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट, अगर ये प्लांट सेल है, ठीक है, इस प्लांट सेल में सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसका पूरा जो आधा से ज्यादा हिस्सा है वो वैक्यूल ने ही लिया हुआ होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, बाकी ऑर्गेनल होते हैं, मोस्टली जो जगह होती है वो वैक्यूल ने ली होती है। पूरे सेल को प्रेशर से बचाना भी वैक्यूल का काम होता है, सही। इसके अलावा स्टूडेंट प्रेशर से भी बचाता है और साथ ही हेल्प करता है किसमें स्टूडेंट, वेस्ट प्रोडक्ट को रखने में, स्टोर करने में और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में, सही है। साथ ही दे आल्सो प्ले रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेंटेन पीएच बैलेंस। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी कराएगा और पीएच को बैलेंस भी कराएगा वैक्यूल, ठीक है। मोस्टली प्लांट सेल में, फंगल सेल में भी होता है, बट सम टाइम एनिमल सेल में भी होता है, जो कि बहुत छोटे साइज में होता है, क्योंकि एनिमल को इतने वैक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, उसको इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स थे। अब फर्दर कुछ ऑर्गेनल जो लास्ट के रह गए हम उसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे कुछ लास्ट के ऑर्गेनल्स हैं, हम जल्दी जल्दी उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारे पास है प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स एंड साइटोस्केलेटन, ठीक है। इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट प्लास्टिड्स की, दे आर फाउंड इन प्लांट सेल एंड सम अल्गा। तो ये कुछ
बनाते हैं, जो आरएनए को बनाते हैं, जो मजीद काम करते हैं, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सही है। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें, दे इंक्लूड पिगमेंट, इनमें पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, एंजाइम होते हैं और वेरियस अदर सब्सटेंस भी शामिल होते हैं, ठीक है, इनकी कंपोजिशन में। अब अगर हम इनके फंक्शन को समझें, सो ये दे परफॉर्म फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस। सो पिगमेंट्स जो कि ये कलर्स हैं, तो यहाँ पे ग्रीन कलर भी होगा जो कि काफी एसेंशियल और इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। सो इनका जो मेन रोल होता है, जो मेन वर्क होता है, वो फोटोसिंथेसिस के अमल में होता है, सही है। इसके अलावा स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करते हैं। पिगमेंट यानी कलर का बनाना, सिंथेसाइज करना क्रोमोप्लास्ट करते हैं, और साथ ही स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करना लीसोप्लास्ट करते हैं। सो ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीसोप्लास्ट जो इसके फंक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, बेसिकली ये है क्या। सो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ लिपिड है, लिपिड्स की टाइप है जो कंटेन करती है क्लोरोफिल को रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मोस्टली ग्रीन कलर को जो है कंटेन कर रही है, क्लोरोफिल को कंटेन कर रही है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो क्लोरोफिल कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक टाइप ऑफ लिपिड है, ठीक है। इसके अलावा है क्रोमोप्लास्ट यानी लिपिड की टाइप जो कंटेन करती है पिगमेंट्स को, कलर को, जैसे कार्टिनॉइड्स। सो आपने कार्टिनॉइड्स किसमें डिस्कस किया था, टर्पेन्स में डिस्कस किया था, ठीक है, टर्पेनॉइड में डिस्कस किया था। सो हमारे पास कार्टिनॉइड यानी जिसके पास पिगमेंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, ये कंटेन करते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कलर्स इन फ्रूट एंड फ्लावर्स, फ्रूट और फ्लावर्स को डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा है लीसोप्लास्ट, दे आर आल्सो द टाइप ऑफ प्लास्टिड, बट ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। ये प्लास्टिड इन्वॉल्व होते हैं इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। सो प्रोटीन को स्टोरेज करने, लिपिड को स्टोरेज करने, स्टार्च को स्टोरेज करने का काम होता है लीसोप्लास्ट का। ये कलरलेस होते हैं, ये मोस्टली हमारे पास कहाँ होंगे, रूट्स पे होंगे, ठीक है, जड़ों में होंगे, सही है, प्लांट्स के। इसके अलावा हमारे पास अनदर ऑर्गेनल है दैट इज सेंट्रियोल। ये सेपरेट ऑर्गेनल थी प्लास्टिड जो कि मोस्टली प्लांट सेल में और अलगा में होती है, ठीक है। ये बेसिकली पिगमेंट्स होती है, कलर्स होती है जो डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लांट में वर्क कर रही होती है, सही है। अब बात करें अगर सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल भी एक सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर ही होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, 9 ट्रिपलेट्स का बना हुआ होता है, मोस्टली माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं इनकी रिंग में, सही है। सो हमारे पास सेंट्रियोल एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है, जिसका डिफरेंट रोल और फंक्शन भी है। अगर इसकी कंपोजिशन को पहले समझे, सो ये प्राइमरी बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, सही है। सो ट्यूबुलिन प्रोटीन से सेंट्रियोल बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर इस तरीके से होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, सही। साथ ही अगर हम इनका फंक्शन देखें तो ये प्ले करते हैं की रोल किसमें, सेल डिवीजन में। सो ये जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर का सेंट्रियोल है, ये बेसिकली माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है और सेल डिवीजन में मदद देता है, सही है। इसके साथ ही आल्सो फॉर्म दी बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सो ये सीलिया और फ्लैजिला की बॉडी को बनाते हैं, सही है। अब यहाँ पर अपना आज का टास्क भी सुन लो आप लोग का टास्क क्या है स्टूडेंट। आपका टास्क ये है कि इस पूरी वीडियो में हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें हमने न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और मजीद ऑर्गेनल्स को। आपकी बुक में एक और टॉपिक है दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। सो सीलिया और फ्लैजिला को मैंने डिस्कस नहीं करवाया है। सो आपका टास्क ये है कि आपने सीलिया और फ्लैजिला को एक बार अच्छे से रीड करना है, और जिस तरह मैंने सारे ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन अलग अलग आपको समझाए हैं, आपने सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन लिखना है, सही है। नोट्स भले आपके पास टाइम है, आप जब भी बना लो, लेकिन ये लाजमन आपने ग्रुप में सेंड करना है, व्हाट्सएप में सेंड करना है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और साथ ही उसका फंक्शन, ये आपका टास्क है, सही है। सो सीलिया और फ्लैजिला जो है उसकी बॉडी को बनाने में भी जो हमारे पास सेंट्रियोल है वो हेल्प कर रहे होते हैं, सही है।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी सेल ऑर्गेनल है लास्ट, दैट इज साइटोस्केलेटन। ये सेपरेट थी, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गई है। अब बात करें अगर साइटोस्केलेटन की, सो ये नेटवर्क है किसका, प्रोटीन का। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क है स्टूडेंट इन अ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड शेप एंड फैसिलिटेट ऑफ सेल मूवमेंट। तो सेल को मूवमेंट कराने के लिए जो फैसिलिटी फराहम हो रही है वो प्रोवाइड कर रहा है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इसके सपोर्ट कर रहा है, इसके स्ट्रक्चर को, इसके शेप को मेंटेन करने में, और साथ ही इसको मूवमेंट में भी मदद दे रहा है, ठीक है, इसको पूरे सेल को, सही है। उसके अलावा स्टूडेंट लिखा हुआ है हमारे पास ये जो साइटोस्केलेटन, इनके डिफरेंट टाइप्स होती है। सो जो सबसे पहली टाइप है दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन स्टूडेंट, और ये किस तरीके का होता है, ये थ्रेड लाइक फाइबर है। थ्रेड मतलब धागा नुमा। सो ये धागा नुमा इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका फंक्शन है ये सपोर्ट करता है और सेल शेप को, यानी सेल का जो शेप है माइक्रोफिलामेंट उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा माइक्रोट्यूबुलेंस, ये हमारे पास सेकंड टाइप है साइटोस्केलेटन की, ठीक है। ये होल ट्यूब होता है, जैसे स्ट्रॉ होता है उसकी तरह, और ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। जिस तरह सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है, इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने, सही है। अच्छा, इनका फंक्शन होता है ये मेंटेन करते हैं सेल के शेप को, सही है। माइक्रोफिलामेंट सपोर्ट कर रहा है और मेंटेन कौन कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल। लास्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप है स्टूडेंट दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रस्सी नुमा रोप लाइक स्ट्रक्चर है। फाइबर मेड ऑफ वेरियस प्रोटीन, डिफरेंट वेरियस प्रोटीन से मिलकर बना है। इनका फंक्शन है ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, स्टेबलाइज द सेल शेप, सेल के शेप को स्टेबल करता है और मैकेनिकल सपोर्ट फराहम कर रहा होता है सेल को, सही है। सो हमारे पास डिफरेंट ये जो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये तीनों टाइप है साइटोस्केलेटन की। और साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सपोर्ट फराहम कर रहा है, जो फैसिलिटी फराहम कर रहा है सेल को मूवमेंट करने में, एक जाल नुमा है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन दे रहा है सेल को, सही है। सो ये हमारे पास कंप्लीट साइटोस्केलेटन था। ये सेंट्रियोल जो हमने डिस्कस किया, इसके अलावा प्लास्टिड। सो यहाँ पर आपकी सारी साइटोप्लाज्मिक जो हमारे पास ऑर्गेनल है वो कंप्लीट होती है। आपका टास्क है सीलिया और फ्लैजुला के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन को फाइंड आउट करना। पैराग्राफ आपकी बुक में ही मौजूद है, उसी के अंदर आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा और कंपोजिशन मिल जाएगा, ठीक है। वन लाइन हो बट बिल्कुल करेक्ट फंक्शन, करेक्ट स्ट्रक्चर और करेक्ट कंपोजिशन आपने लिखनी है, ठीक है। सो कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि आप अपने टास्क जो है प्रोवाइड करेंगे। आई विल प्रोवाइड माय टास्क वेरी सून। कोई भी सवाल हो टॉपिक से रिलेटेड जो ना समझ आए हो, कमेंट पे वो भी पूछ सकते हैं। आपने रखिए बहुत सारा ख्याल। अच्छा, लास्ट में डिफरेंस जो है यूकैरियोट का प्रोकैरियोट का, वो तो आपको पता ही है ना, कि हमारे पास जो प्रोकैरियोट जो होता है स्टूडेंट, जिसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होगा। जो मेजर डिफरेंस है ना, फर्स्ट ईयर के पेपर में भी ये सवाल आया था कि आपके पास मेजर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस हमारे पास प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। या फिर इस तरीके से सवाल था कि व्हाई प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम यूकैरियोट। सो रीजनिंग बेस था, ठीक है। तो रीजनिंग बेस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो टेबल बना के आंसर नहीं लिखेंगे, रीजन बताएंगे। सो उसका रीजन यही था, मेजर रीजन, कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। बाकी कुछ ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं होते, यूकैरियोट में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस है जो कि आपकी बुक में, इसको भी रीड कर लीजिएगा। सीलिया और फ्लैजुला जो टास्क है इसको जरूर कंप्लीट करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।